वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान के लिए। The India military rescued 5 Chinese crew members from a cargo ship that caught fire and exploded off the coast of Kerala. We need to remember that. मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह होगी फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, IMF। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला। दूसरी बात है कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब फेंका, एक थप्पड़ लगाया। रेड आर्मी के इस बड़े अधिकारी ने खुले मंच से भारतीय सेना का आभार जताया और कहा है कि चीन भारत के इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। पाकिस्तान ने चाइना का $28.1 बिलियन का कर्जा देना है। अब चाइना ने ये कर्जा वापस मांग लिया है और चाइना इस पे से हटने को तैयार नहीं है। SCO भी एंटी वेस्ट है, एंटी नेटो है, और ब्रिक्स जो है इस वक्त, ये सारी चीजें 3 कंट्री इसके बेनिफिशियल हैं चीमा साहब, चाइना, रशिया और इंडिया। ये नया एक ब्लॉक बनेगा विच इज खतरे की घंटी बजाएगा वेस्ट के लिए, बज रही है उसकी। जो काबिल जिक्र बात है वो है चाइना और भारत का लाजवाब रोमांस। इतलात आ रही हैं सेठी साहब के हमारे हमसाया मुल्क में यानी भारत में कोई समिट हुआ 2 तरफा, जिसमें एक ऐसा कम्युनिके एलामिया सामने आया जिसमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई और उससे जापान की वजीर आजम की तायीद हासिल थी जो कि सनाए तकायद थी। कहते ना कि जिदे दाने होते बाल भी सियाने। इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ साथ अब बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने भी धन करना शुरू कर दिया है। 10 पाकिस्तानी फौजी हलाक कर दिए हैं। ये 2 तस्वीरें मैं स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूं। जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत। इसमें चीमा साहब, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। दैट इज द रॉक बॉटम थिंग। जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए, आपकी तरक्की रुक जाती है। और इस वक्त भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो मोदी साहब ने दिया है, नेशनलिज्म। शी जिनपिंग के हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं कि भाई आप हमसे ये पैसा मत लीजिए। शी जिनपिंग या चाइना इस बात के लिए तैयार नहीं है। आज अमेरिका को मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं पूरी दुनिया से, बल्कि बिलखसूस अमेरिकन से, आज तुम्हें कौन चला रहा है? आज अमेरिका के फैसले कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसका फायदा कौन कौन उठा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू फायदा उठा रहे हैं, पुतिन इसका फायदा उठा रहे हैं, अब चाइना ने भी फायदा उठा लिया। भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया। डॉक्टर साहब, वॉशिंगटन में क्या देखा जा रहा है? एक तो शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात, जारी बात है परेशानी का सबब होगी वॉशिंगटन में। वो तो अमेरिका एज ए प्रॉक्सी, कई लोग कहते हैं, इंडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट चाइना। चाइना ने शायद वो जो एक ड्रीम है उसको भी जो है वो नुकसान पहुंचाया है डेवलपमेंट से। चीमा साहब, उस खित्ते के अंदर बिल्कुल नई ग्रुपिंग हो रही है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नई तैयारियां हो रही हैं। अमेरिका और वेस्ट को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। 3 चीजों पे आज बात करना चाहेंगे। इसी बात है कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब फेंका, एक थप्पड़ लगाया उन्होंने। क्या वो इफेक्टिव है? चौथा सवाल इससे ये होगा कि इस नए इत्तेहाद से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ेगी अमेरिका की नजर में, और चाइना के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, जब हमेशा पाकिस्तान ने अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को, जब जियोग्राफिक लोकेशन को कैश कराने की कोशिश की है, क्या वो मजीद बढ़ेगी या कम? क्योंकि 3800 किलोमीटर का एक जो बॉर्डर है चाइना इंडिया के साथ, उसका उन्होंने तनाजा अपना ठीक किया। 52 दफा उनके ट्रूप्स मिले थे, उनकी टाक्स हुई थी, उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन, अमेरिका इज हेडलेस टुडे। अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, चाइना फायदा उठा रहा है उसका। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है? वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। और क्या ये इकट्ठे हो पाएंगे? क्या दे हैव अ विल टू डू एनीथिंग टू स्टॉप इट? कैन दे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त कहते हैं ना कि जिदे दाने होते बाल भी सियाने। इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब
के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। आज अमेरिका को मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं पूरी दुनिया से, बल्कि बिलखसूस अमेरिकन से, आज तुम्हें कौन चला रहा है? आज अमेरिका के फैसले कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसका फायदा कौन कौन उठा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू फायदा उठा रहे हैं, पुतिन इसका फायदा उठा रहे हैं, अब चाइना ने भी फायदा उठा लिया। भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश न करना। तो चीमा साहब, इस पे नई ग्रुपिंग आ रही है, इस पे पाकिस्तान का है। एससीओ भी एंटी वेस्ट है, एंटी नेटो है, और ब्रिक्स जो है इस वक्त, ये सारी चीजें 3 कंट्री के बेनिफिशियल हैं चीमा साहब, चाइना, रशिया और इंडिया। ये नया एक ब्लॉक बनेगा विच इज खतरे की घंटी बजाएगा वेस्ट के लिए, बज रही है। उसकी वजह यह है कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी बना लिया है, और उसके बाद वो दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स, और कई कंट्रीज इस वक्त लाइन में, जैसा आपने खुद फरमाया है कि पाकिस्तान भी उस लाइन में है कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहेगा। लेकिन बनेगा किस तरह? वो जहां से को पैसे की कमिटमेंट आएगी उनके साथ चलेगा। IMF के अगर दे आर चाइना, जब मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह होगी फिर आप कहां जाएंगे? फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, IMF। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। तो अब IMF पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, लेकिन क्या अमेरिका आपको अफोर्ड कर पाएगा? क्या अमेरिका वहां पे स्ट्रेटजी, अब अमेरिका को नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा उस रीजन के अंदर, और इस वक्त ईरान के हालात की वजह से आप हैं उनके कस्टमर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अमेरिका जो है अफोर्ड कर पाएगा आपको? क्या आप उसको डिलीवर कर पाएंगे? क्या आप चाइना से टक्कर लेने की सलाहियत रखते हैं? क्या आप उनका अमेरिकन इंटरेस्ट को उस रीजन में किस किस हद तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन अब आपके पास सिर्फ चॉइस अमेरिका रह चुका है। डॉक्टर साहब, ये तो बिल्कुल सही होगा, लेकिन ये जो शी जिनपिंग और मोदी साहब की मुलाकात है, वो इसको जारी बात है बड़ा एक बड़े एंगल से देखा जा रहा है। अमेरिकन भी जारी बात है इसमें परेशान नज़र आ रहे हैं, और उनको ये है कि अगर चाइना के ही मसले ख़त्म हो गए तो हम वो किधर जाएंगे? ये एक सवाल तो इस वक्त है। दूसरा, हम तार साहब ये भी बताएं कि ये पाकिस्तान को, ये जो पाकिस्तान के हवाले से करतारपुर कॉरिडोर जो है उस पर 5 साल का मजीद एग्रीमेंट हो गया। हाउ डू यू फाइंड दिस? ये जो करतारपुर, ये जो जयशंकर साहब का दौरा था, आपको लगता है कि इससे चीज़ें बेहतर हुई हैं? क्योंकि आपने कश्मीर का रेफरेंस दिया है कि जो कश्मीर में चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई हैं। आप ये जो करतारपुर साहब पे ये जो 5 साल का मजीद दोनों मुल्कों ने एक्सटेंड किया है, इस पे थोड़ा कमेंट कीजिएगा। और मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब जो हैं, ये जो मुलाकात हुई है, इसको पर्टिकुलरली वॉशिंगटन कैसे देखेगा? आपने ये जिक्र तो किया है कि थोड़ा सा, लेकिन जरा मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा डिटेल में जिक्र करें कि वॉशिंगटन के लिए ये कितना डैमेजिंग हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डॉलरम में है, क्योंकि वो भी डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड है। जी मतलब 2 चीजें। इसको पहले पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए। देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि आप अपनी क्राइसिस को टू चेंज इनटू द अपॉर्चुनिटी। जब कश्मीर के अंदर हुआ था तो पाकिस्तान को फौरन कंडेम करना चाहिए था। या दूसरा, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट काफी नहीं है कि मोदी साहब को आना चाहिए तो 75 साल हमने जंगें नहीं की। ये देखना होगा कि उनको रिजर्वेशंस क्या है दूसरी साइड में। बार बार इस दफा तो नहीं, डॉक्टर जयशंकर साहब ने ज्यादा जोर दिया, छोटे मोटे जैब उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को फेंके हैं, लेकिन सबसे बड़ी स्टेटमेंट ये थी कि वी नीड टू अचीव पीस बिफोर द ट्रेड। लेकिन उसमें ये जो जाते ही वाकया हुआ है, इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। इसको आपको चाहिए कि इस वक्त 2 चीजें, इस वक्त दूसरा उनका भारत के साथ भी जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है, उसमें उनके आर्मी चीफ ने भी यही कहा है, ट्रस्ट फैक्टर मौजूद है। वो अपने अपने पोजीशन पे पीछे गए हैं, स्टेटस को पे गए हैं वो चीजों पे, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर है, अभी वो ट्रस्ट करेंगे, ये बाकी चीजें होनी। लेकिन आपको भी चाहिए कि इफ यू वांट टू हैव अ ट्रेड विद योर नेबर्स, तो आपको उसमें उनको जो उनके एतराजात हैं उनको सेटिस्फाई करना होगा। लेकिन शायद मेरा ख्याल इस वक्त आप, जो मुझे इसमें लग रहा है कि आप सिर्फ इस वक्त अमेरिका की साइड पे आना चाहते हैं, क्योंकि और आपके पास चॉइस भी कोई नहीं होगा। अब दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका आज क्या फील कर रहा है। अमेरिका आज लीडरलेस है, होपलेस है, वीक है, और उसके हालात ही नहीं कि दुनिया में अपने आप को एंगेज कर पाए। दुनिया के अंदर जो सोल सुपर पावर का स्टेटस है, वो स्टेटस इज कंप्लीटली ब्लैक राइट नाउ। ये सारा डिसाइड होगा इलेक्शन के बाद। अगर तो कैमला हैरिस जीत जाती है, ओबामा पॉलिसीज आएगी। ओबामा आपको पता है कि कैलकुलेटेड बाय पुतिन एंड प्रेसिडेंट शी कि वो जंगों में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एजेंडा कुछ और है। उनका एजेंडा सोशलिज्म है, अमेरिका के अंदर वीड को लीगलाइज करना है, अमेरिका के अंदर इक्वालिटी और इंक्लूसिवनेस, इस तरह की पॉलिसियां हैं, जेलों को बंद करना उनकी पॉलिसी होगा, डिफेंडिंग पुलिस, वो कहते हैं सेल्फ पुलिसिंग करनी चाहिए। इस तरह के एजेंडे वो मुल्क पे अपने पे कंट्री के अंदर सोशलिज्म को एक्सपेंड करेंगे।
ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन फॉरेन पॉलिसी क्योंकि मेरी अकेले का कहने वाला नहीं है, बात टेस्टेड है। उसकी वजह सीरिया के अंदर कुछ नहीं कर पाए, ओबामा वाज नॉट इंटरेस्टेड, बाइडेन वाज नॉट इंटरेस्टेड। इन्होंने सितंबर 11 की सेलिब्रेशन यहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए इन्होंने फॉल ऑफ काबुल को इतने बुरे तरीके से किया था जो कि बिल्कुल डैमेजिंग था। और उन्होंने आज किसी सिंगल आर्मी चीफ को, किसी सिंगल इंटेलिजेंस ऑफिसर को उन्होंने फायर नहीं किया था। तो उस तरह की पॉलिसियां यहाँ पे आएंगी बराक ओबामा की। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, उनका डॉक्टर आएगा दोबारा वापस, अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन पेंटागन। वो पेंटागन जो इस वक्त डीमोरलाइज है उसके लिए कुछ करेंगे और उसमें फिर आप पाकिस्तान आगे आ जाएगा, आपके रिलेशनशिप बेहतर हो गए, आपको शायद कुछ और डॉलर वगैरह मजीद मिल जाए, डिफेंस आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अगर कैमला हैरिस जीतती है तो जिस तरह आपके पिछला एक प्राइम मिनिस्टर 4 साल वेट करता रहा काल का, वो काल का इंतजार ही करता रहेगा। टूटे फूटे पैसे आपको IMF के हाजिरी दे दिए जाएंगे क्योंकि यू आर एन एटॉमिक पावर, वरना आपकी इंपॉर्टेंस वही होगी जो भूटान की है, नेपाल की। क्विक क्वेश्चन, ये जो डी-डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस है, ये आपको लगता है कि इसकी शक्ल बनती नजर आ रही है? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन चाहते हैं कि हम एक कॉमन करेंसी जो है वो लेके आए। अगर ये आती है तो आपको लगता है कि डॉलर को झटका लगेगा, या क्या आप समझते हैं कि इट्स टू अर्ली टू से, बिकॉज अभी तो सारी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनकी सब कुछ ये भी डॉलर में है। तो हाउ डू यू सी दिस? और ये आपको पता है स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को भी चेंज करने जा रहे हैं। उनका ब्रिक्स ने अपनी चीजें चेंज की है, इसमें कोई शक नहीं है। और दिस इज व्हाट द पुतिन इज ट्राइंग टू अचीव, कि वो दुनिया को बताना चाहता है कि वी आर नॉट आइसोलेटेड। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, डॉलर को पहले ही खतरा मौजूद है। उसकी वजह यह है चीमा साहब, आपको पता है कि रशिया, चाइना और इंडिया आपस में दे आर ऑलरेडी डीलिंग विद ईच अदर इन देयर ओन करेंसीज। ये बहुत बड़ा, और चाइना ने सिस्टम बना के दिया है। चाइना इज हेल्पिंग रशिया बिग टाइम। यहाँ पे अमेरिकन जब कई दफा इकट्ठे होते हैं तो वो ये इस बात पे खुश हो जाते हैं कि चाइना रशिया एक दूसरे के साथ इनके माजी के अंदर रिलेशनशिप ठीक नहीं थे, लेकिन वो ठीक परमानेंट तो नहीं होंगे ना। जब आपने उनको स्नब करते हैं वे साथ, तो अल्टीमेटली दे आर गेटिंग टुगेदर। तो उसमें चीमा साहब, अगर मेरी नजर में इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि बल्कि मैं जब ब्रिक्स के ऊपर इंडिया और डॉक्टर जयशंकर वो कहते हैं कि हम तेल और आर्मामेंट से, हथियारों से और तेल से बियॉन्ड वी वांट टू हैव अ ट्रेड विद रशिया। तो जो उनका सरप्लस पैसा वहां पड़ा था, दे आर यूजिंग इट। तो जब यूज होगा तो उससे नीचे क्या आएगा? डॉलर नीचे आएगा ऑफ कोर्स। और दूसरा चीमा साहब, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि सऊदी अरेबिया ने जिस दिन ये डिसीजन अपना ले लिया, या मिडिल ईस्ट ने, कि वो विल ट्रेड किसी और करेंसी चीजों में करेगा, ऑयल आ जाएगा उसके बाद। लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट ऑन द रेडार। अमेरिकन दे हैव अपने ही वो चीजों के अंदर वो इतने, देखें जब चीमा साहब कोविड के बाद अभी तक अमेरिका के अंदर अभी भी कोविड सिंड्रोम खत्म नहीं हुआ। मैं उसकी छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि जेन ज़ी जो है, they don't want to go to offices to work, they want to work on their own terms। कल Amazon ने जेफ बेजो को कहना पड़ा है कि you have to come to office for 5 days otherwise I will fire you। ये तो अभी तक वर्किंग मोड में नहीं आ रहे। इस वक्त अगर देखिए तो इन्होंने मैथ यहाँ पढ़ना छोड़ दिया। इनोवेशन, इलॉन मस्क कौन है? साउथ अफ्रीका का। यहाँ के तो बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा रहे। इस वक्त दो चीजें, बल्कि सेंसिटिव बात बताना चाहूंगा। अमेरिकन ने जो पढ़ना छोड़ दिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा किसका है? भारत का है। वो भी चीमा साहब, इस वक्त इनके आईवी लीग स्कूलों में और हर जगह पे सिर्फ बच्चे कौन देखे जा रहे हैं? चाइनीज और इंडियन। अब ये अपने सेंसिटिव मैटर्स तो चाइना को नहीं देंगे, रशिया किसको देंगे? इनके पास चॉइस ही कोई नहीं। इस वक्त जितने इनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है सारी इंडियन कंपनीज के पास। दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस बिसाइड्स यूजिंग द इंडियन डायस्पोरा और इंडियन माइंड, क्योंकि ना रशिया के पास जा सकते हैं ना कुछ। अपने बच्चे पढ़ते ही नहीं। अपने बच्चे पढ़ते हैं लिबरल आर्ट, अभी तक पढ़ रहे हैं लिबरल आर्ट। हिस्ट्री लोग हॉबी के तौर पे पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर एज अ हॉबी पढ़ते हैं। ये आजकल क्योंकि बराक ओबामा इज सेटिंग अप देयर माइंड, अमेरिका इज बैड प्लेस, वी आर हमास, दे आर बर्निंग अमेरिकन फ्लैग्स, और हमास के झंडे लहरा रहे हैं हर जगह। हालांकि इनको पता ही नहीं हमास के स्पेलिंग क्या है, इनको पता ही नहीं हमास क्या है। लेकिन देखिए कहां से ये आ रही, और सड़कों पे जला रहे हैं झंडे अमेरिका के, कोई पूछ नहीं रहा। तो दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ अमेरिका इज नॉट सो ब्राइट, क्योंकि उसकी वजह यंग बच्चा जो है वो पढ़ना चाहता ही नहीं। वो कहता है वर्क, अब ऐसे की बात है, जो जेन ज़ी है वो कहते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सिर्फ रात के वक्त, हम तो सिर्फ रात को काम करेंगे। इस वक्त इनको जवान कौन कर रहा है? इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जवान हो रहे हैं। एक कमरे में बैठ के माँ बच्चे से टेक्सटिंग कर रही है, बच्चा माँ को टेक्स्ट कर रहा है एक कमरे में बैठ के। इनको तो सोशल इंटरेक्शन भूल चुके हैं ये। इनको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, शादियां किस तरह करनी है, बच्चे किस तरह पैदा होंगे, या हाउ विल लिव इट। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अगले दिन एक मैं स्टोर पे गया हूँ, वहां पे जो सेल्फ चेक है वहां पे लाइनें लगी थी, 7 कैशियर फारग खड़े थे। लोग कैशियर के पास जा ही नहीं रहे, क्योंकि उसको इंटरेक्ट करना पड़ता है, पूछना पड़ता है हाउ आर यू, व्हाट इज दिस, बात करनी पड़ती है। घबरा रहे हैं, लाइनें लगी अपनी सेल्फ चेक। सो दे इसमें चीमा साहब, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, दैट इज द ब्रॉड बॉटम थिंग। जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए, आपकी तरक्की हो जाती है।
और इस वक्त भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो मोदी साहब ने दिया है नेशनलिज्म, प्राइड इन योर नेशनलिटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज ये हालत है कि पाकिस्तान के ऊपर कई बिलियन डॉलर का कर्जा जो है ऑलरेडी सर के ऊपर पड़ चुका है, और एक आम आदमी की जिंदगी जिस तरह से परेशानी में गुजर रही है उसको देखते हुए लगता यही है कि ये परेशानी या ये टेंशन जो है ये मुसलसल बढ़ेंगी, कम होने में नहीं आएंगी। पाकिस्तान ने चाइना का 28.1 बिलियन डॉलर का कर्जा देना है। अब चाइना ने ये कर्जा वापस मांग लिया है और चाइना इस पे से हटने को तैयार नहीं है। ये वही लोन है जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रही या डिफरेंट गवर्नमेंट्स को जो लोग लाते हैं वो लाते रहे, और इस तरह से ये कर्जा जो है लिया जाता रहा। डिफरेंट फेल्ड किस्म के प्रोजेक्ट्स का नाम लेकर चाइना से ये पैसा लिया गया। हर एक ने यही समझा कि ठीक है ये लोन मैं पकड़ लूंगा, उसके बाद हमने तो यहाँ रहना नहीं है, हम तो यहाँ से दौड़ जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे वो देखेंगे। और ऐसे होते होते आज ये लोन जो है 28.1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। ये 28.1 बिलियन डॉलर तो वो है जो चाइना ने वापस मांग लिए है। इसके लिए जी पाकिस्तान की तरफ से कभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, तो कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और कभी फॉरेन मिनिस्टर, कोई ना कोई जो है वो चाइना के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। चाइना में जाकर शी जिनपिंग के हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं कि भाई आप हमसे ये पैसा मत लीजिए, हमसे मत मांगिए, अभी हमारे पास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी देखा जा रहा है, लेकिन शी जिनपिंग या चाइना इस बात के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को ये पैसा लौटाना ही होगा। अब पाकिस्तान जो 2-3 बिलियन डॉलर के लिए अपनी नाक रगड़ते फिरते हैं, वो भला 28.1 बिलियन डॉलर कहां से लाएंगे। ऐसे में फिर कहा यह जा रहा है कि अगर इन्होंने पैसा वापस ना किया तो पाकिस्तान को कई जगहें जिसमें इनके सी पोर्ट्स भी हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स भी हैं, और कई दूसरी जगहें जो है वो चाइना के हवाले करनी होंगी। तो कोई बड़ी बात नहीं, ये लोग कर देंगे, इन लोगों को क्या टेंशन है, इन्होंने यहाँ थोड़ी रहना है। ये चाहे गवादर की जमीन हो, चाहे बलूचिस्तान का इलाका हो, चाहे किसी और जगह पाकिस्तान में ऐसी जगह जो कि चाइना चाहे कहेगा कि जी आप हमें दे दें, ये लोग बड़ी खुशी खुशी उनके हवाले कर देंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो बलूचिस्तान में हालात हैं, वहां के लोगों को बहुत कुछ पता लग चुका है कि उनकी जमीन को ये चाइना के हवाले कर सकते हैं और कभी भी की जा सकती है, क्योंकि चाइना अपना पैसा निकलवाना जानता है। चाइना को बहुत अच्छे से मालूम है कि अपना पैसा कैसे निकलवाना है। ये और बात है कि हम लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो हमसे पैसा निकलवाने में चाइना का अपना तेल निकल जाएगा और पैसा बड़ी मुश्किल से मिलेगा और शायद ना ही मिले। ऐसे में चाइना जो है वो पाकिस्तान के कुछ एरियाज के ऊपर अपना एक कब्जा कर सकता है और कह सकता है कि जी यहाँ पर मेरा होल्ड है। ऐसे में इन लोगों को यकीनन जो गवर्नमेंट्स लाते ले जाते हैं, गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, और जो गवर्नमेंट में बैठे हैं इन तमाम लोगों को ही शर्म आनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरह की कोई बात होगी, इस तरह की कोई शर्म जो है इनमें से किसी को भी आएगी। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टेंशन तो बहुत है, और कहा यही जा रहा है कि चाइना ने साफ कह दिया है कि चाइनीज का ये लोन जो है हर सूरत में पाकिस्तान को लौटाना होगा, वरना पाकिस्तान में जो रेयर मिनरल्स वगैरह की बात की जाती है वो भी चाइना के हवाले करनी पड़ेगी। एयरपोर्ट्स और उसके साथ साथ सीपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो भी चाइना के ही हवाले करनी होंगी, और चाइना जो है बड़े अच्छे से उनको लेना भी जानता है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से सीपीसी से काम शुरू हुआ, यानी सीपैक जो बन रहा है उस यह बनता चला जा रहा है, उसके अंदर भी बेशुमार करप्शन जो है वो रिपोर्ट की गई, और जिसमें जनरल आसिम सलीम बाजवा का नाम भी आया। वही पिज्जा वाले भाई, उन्होंने जी खूब जम के करप्शन की, और उसके बाद वो अपने पिज्जा फ्रेंचाइज बनाकर रवाना हो गए। इमरान खान के जमाने में उनको क्लीन चिट दी गई, और वो क्लीन चिट इमरान खान ने नहीं दी थी, वो क्लीन चिट उसको उसी इदारे ने दी थी जिसके वो पहले रह चुके हैं और जिसके अंडर वो काम करते रहे, और उसके बाद ये करप्शन करके वो 9-11 हो गए ना। इमरान खान या कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कोई भी हो, इनमें से किसी की इतनी जुर्रत नहीं है, इनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि ये अपने तौर पे कोई फैसला कर सकें या अपने तौर पे किसी को सजा दे सकें या किसी को छोड़ सकें। ये तमाम की तमाम बातें तभी होती हैं जबकि इनके साथ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट खुल्लम खुल्ला मिली हुई हो, और उसके बाद ही ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है। होना तो ये चाहिए था कि आसिम सलीम बाजवा, जिसके ऊपर सारे केसेस साबित हो चुके थे, उसको सजा दी जाती, वो पैसे वापस निकलवाए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान हालांकि कहते रहे कि जी जो पाकिस्तान से बाहर पैसा है हम वो वापस लाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन वो आदमी जो यहीं बैठा हुआ था जिसने सीपीसी में करप्शन की, उस तक को तो इमरान खान कुछ कर नहीं पाए, तो बाकियों को तो खैर उन्होंने क्या ही करना था। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, पाकिस्तान के लोग बेचारे बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो यही सपने दिखा रही है कि जी सब कुछ ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान जी बड़ी तरक्की कर रहा है, भारत हमारी प्रोग्रेस से जल रहा है, बलूचिस्तान की प्रोग्रेस से जल रहा है, और न जाने क्या क्या बातें की जा रही है, जो करते हुए डेफिनेटली इन लोगों को शर्म और गैरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, गलवान युद्ध के 6 साल बाद चाइनीज सेना के एक अधिकारी ने भारतीय सेना की जमकर सराहना की है। ठीक है, यह तारीफ हिंद महासागर में 12 चाइनीज क्रू को
सुरक्षित बचाने के लिए किया है, मतलब कि भारतीय सेना की तारीफ करी है एक पाकिस्तानी अधिकारी ने। ठीक है, तो भाई ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ठीक है भाई साहब, मतलब कि क्या बोलते हैं, साउथ एशिया में मतलब कि भाई साहब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट मानी जा रही है भाई ये वाली, क्योंकि भाई चाइना ने भारत की तारीफ करी है। ठीक है, तो पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में संघर्ष के 6 साल बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भारतीय सेना की जमकर सराहना की है। ठीक है भाई, तो पीपल्स पीएलए के रियर एडमिरल यू जियान भारत में चीन के डिफेंस आज से बनकर आए हैं और उन्होंने हिंद महासागर में एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में 12 चाइनीज क्रू की जान बचाने के लिए भारतीय सशस्त्र सेना को धन्यवाद कहा है। मंगलवार 21 जुलाई 2026 को चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए की 99वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में चीन के नए डिफेंस अताशे के तौर नियुक्त हुए यू जियान ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतरी के पथ पर अग्रसर हुए हैं। न्यूज एजेंसी एनआईए के अनुसार उन्होंने कहा कि चीन और भारत महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं और दोनों की विकास और कायाकल्प के महत्वपूर्ण चरण में है। तो भाई इससे ये पता चलता है कि भाई भारत और चीन की अगर दोस्ती हो गई ना भाई, तो पाकिस्तान का तो क्या ही बनेगा भाई सब। पाकिस्तान का छोड़ो, पाकिस्तान का तो मुरब्बा ही बनेगा भाई साहब। लेकिन अमेरिका कहाँ जाएगा, अमेरिका कहाँ मुँह छुपाता वो घूमेगा भाई, अमेरिका का बनेगा क्या भाई। ठीक है, चाइनीज डिफेंस हादसे के अनुसार हमें ये देखकर खुशी है कि हमारे नेताओं के रणनीतिक मार्गदर्शन में भारत और चीन के संबंध में बेहतरी और विकास के उचित पथ पर लौट चुके हैं। इसी दौरान जून 2025 में केरल के तट के पास भारतीय सेना की ओर से चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की उन्होंने जमकर सराहना की। भारत जो है मतलब कि भाई साहब अब सिर्फ भारतीयों को नहीं बचाता भाई, भारत जो है मतलब कि भाई साहब दुनिया में जो भी लोग फंसे हुए होते हैं, मुसीबत में होते हैं, उन सबको बचाता है भाई भारत। ठीक है भाई साहब, ये है खास बात भारत की। भारत हर किसी को बचाता है, हर किसी को बचाने की कोशिश करता है। ठीक है भाई साहब, जो मतलब कि भाई भारत की बुराइयाँ करते हैं वो बुराइयाँ करते रहेंगे, लेकिन भाई भारत को जो काम करना होता है वो कर ही देता है। भारतीय सशस्त्र सेना की चीन ने भारत में इतनी तारीफ पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हमले के 6 साल से ज़्यादा समय बाद की है। चाइनीज़ आर्मी के आक्रामक रवैये की वजह से भारतीय सेना के साथ उसका यह संघर्ष 15-16 जून 2020 की दरमियानी रात को हुआ था। इस दौरान के 2227 दिन बाद चीनी सेना की ओर से इस तरह का बयान आया है। चीन ने यह हरकत तब की थी जब पूरी दुनिया कोविड महामारी के प्रकोप से सहमी हुई थी भाई साहब, मतलब कि जब ये हरकत करी थी चाइना ने। ठीक है भाई साहब, बहुत ही बेकार हरकत थी, लेकिन भाई भारत ने बहुत तगड़ा जवाब दिया था भाई उस टाइम पे, भाई बहुत तगड़ा जवाब था भाई। ठीक है, तो भाई अभी जो चाइना के जो ये आए हैं, ठीक है, ये जो अधिकारी आए हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी के, तो भाई मतलब इनका दौरा है भारत के अंदर। ठीक है वैसे वो आए हैं और भारत की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है वैसे इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है, क्योंकि भाई पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भाई साहब चाइना तो भाई साहब भारत का क्या बोलते हैं, भारत से दुश्मनी बेच करता है, तो हम तो भाई साहब भारत से दुश्मनी बेचते हैं चाइना को। तो चाइना कैसे तारीफ कर सकता है भारत की भाई। चाइना और भारत के रिश्ते अगर ठीक हो गए तो आसिम मुनीर का क्या बनेगा, आसिम मुनीर का क्या बनेगा सोचो। शहबाज शरीफ क्या करेगा, कहाँ मुँह छुपाएगा, और भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप को क्या होगा भाई साहब, ये समझ नहीं आ रहा भाई साहब। अगर भाई भारत और चीन ने मतलब कि रिश्ते ठीक कर लिए तो फिर तो भाई साहब अमेरिका तो कभी कह ही नहीं सकता कि हमें चाइना को काउंटर करना है भारत के थ्रू तो वैसे भी नहीं कर सकता। भारत तो वैसे ही आईना दिखा रखा होगा कि भाई हम तो नहीं तुम्हें साथ देने वाले, वैसे इस लड़ाई झगड़े में कुछ भी करने में हम तो साथ नहीं देंगे। वैसा तुम लड़ाई झगड़े करते रहो, कुछ भी करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। ठीक है भाई साहब, अमेरिका के अंदर खुद इलेक्शन हो रहे हैं अभी, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप में मतलब कि भाई साहब अभी तो इतना भारी विरोध हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का पूरे अमेरिका में। ठीक है भाई साहब, अमेरिका में मतलब कि भाई साहब मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और उसमें ही मतलब कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप का भाई साहब हो रहा है जो होना चाहिए भाई साहब वो उसका। ठीक है, क्योंकि भाई जो मतलब कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मतलब कि सत्ता में आया था, कैसे आया था, उसने कहा था कि भाई मैं ना मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं करने वाला किसी भी जगह पर, वो इस चीज़ पे आया था।
लेकिन भाई आते ही उसने भाई साहब सबसे पहला भाई साहब ये क्या मारा कि भाई ग्रीनलैंड हमारा है, कनाडा हमारा है, ठीक है भाई साहब। चाइना को क्या है, चाइना को तो हम 2 मिनट में सीधा कर देंगे, भारत को भी देख लेंगे, ठीक है। रशिया और यूक्रेन की वोट तो मैं चुटकी में निपटा दूंगा भाई साहब। एक काम नहीं करा भाई, अभी एक काम नहीं करा, लेकिन बातें करवा लो, इतनी बड़ी बातें करवा लो इनसे, ठीक भाई। तो भाई अगर भारत और चाइना की दोस्ती हो गई ना भाई साहब, तो भाई साहब बहुतों के जो दुकानें चल रही है ना भाई जियो पॉलिटिक्स में, वो सब बंद हो जाएंगी भाई, सब बंद हो जाएंगे, भारत और चीन अगर एक साथ आ जाते हैं तो। लेकिन भाई भारत को ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान क्या बोलते हैं, चाइना जो है, चाइना पे भरोसा नहीं कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में चाइना के हथियार इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान, और तुर्की के भी कर रहा था। तो भाई हमें ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए, आंख बंद करके भाई भरोसा नहीं करेंगे भाई। वो हिंदी चीनी भाई वाले नारे हम नहीं लगाने वाले। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कम से व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।